हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं क्लारा क्लासेस पे। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। आज मैं आपको दोस्तों क्लास 11 का जहां से फिजिक्स का मेन जो सिलेबस स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले की चीज़ों को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लारा क्लासेस के नाम से। तो और वहाँ पर आप अपने आप को लॉग इन करिए और वहाँ पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है आप उसको देखिए और अपने आप को बेनिफिट करिए। अपने दोस्तों के बीच में जो क्लारा क्लासेस की ऐप है उसको प्रमोट करिए और इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो का जो लिंक है वो भी अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करना, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, हम लोग क्लास 11 का जो यहाँ से जो फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस स्टार्ट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यदि आपके जहन में एक सवाल डेफिनेटली उठना लाजमी है, सबसे पहले हमेशा क्या होता है दोस्तों, जो चैप्टर होता है उसकी जो हेडिंग होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप चैप्टर के बेसिक को समझिए कि चैप्टर ऑल अबाउट किसके बारे में है, उसके बाद उसकी जो डीप स्टडी है उसको करना शुरू करिए। तो जैसा कि मैंने बताया यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा सा नीचे मैं लिख देता हूं, एक मिनट। आई थिंक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हाँ आई थिंक यहाँ पर विजिबल है, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले ये दो शब्दों से दोस्तों मिलकर बना है यूनिट और मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमें यूनिट को समझना पड़ेगा और उसके बाद हमें मेजरमेंट को समझना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों हम इस चैप्टर की जो डीप स्टडी है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूनिट के बारे में। व्हाट इज यूनिट, ठीक है। तो आप रियल लाइफ में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको यूनिट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल यदि आप किसी सब्जी वाले से कुछ सब्जी लेते हैं तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि सब्जी कितनी लेनी है और कितनी लेनी है उसके इक्विवेलेंट वेट आपके पास या सब्जी वाले के पास होना चाहिए, ठीक है। पहले दोस्तों क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। जब वेट वगैरह सब कुछ नहीं थे तो पहले दोस्तों बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या है कि मान लो मुझे पानी की जरूरत है और आपको दोस्तों एक तरह से खाने की जरूरत है, तो लोग क्या करते थे, मुझे खाने की जरूरत है या मुझे पानी की जरूरत है तो लोग मुझे पानी देंगे और मैं दोस्तों यदि मेरे पास खाना अवेलेबल है तो मैं उनको खाना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सिस्टम दोस्तों पहले होता था इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। बार्टर सिस्टम मतलब लेन देन वाला जो सिस्टम होता है। बट फिर एक करेंसी आई, करेंसी ने सबको इक्विवेलेंट कर दिया। करेंसी में कोई बार्टर सिस्टम नहीं होता। करेंसी में जैसे इंडियन रुपीस है तो हर जगह दोस्तों पूरे इंडिया में इंडियन रुपीस एक तरह से स्टैंडर्ड, जो एक तरह से एक्सचेंज का वो माध्यम बन गया है। ट्रांजैक्शन का माध्यम जो है वो इंडियन रुपी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं फिजिक्स में, तो यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि यदि हमें किसी भी चीज को मेजर करना है, ठीक है। यदि मान लो आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं या अपने घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल कितना दूर है। अब कितना दूर का जो दोस्तों जो सवाल है, जो जवाब है वो है किलोमीटर में है या मीटर में है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों किलोमीटर या मीटर है ये हमारी एक तरह से यूनिट है किसी भी चीज को नापने की। लाइक चीज यहाँ पर तो हम लेंथ नाप रहे हैं तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेंथ को मेजर करने की जो यूनिट है वो मीटर या किलोमीटर है, ठीक है। ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। बड़े डिस्टेंस की यदि हम बात करेंगे तो लाइट ईयर वगैरह है, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने बताया कि आपको यूनिट समझना बहुत जरूरी है। तो यूनिट का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी के रेफरेंस में किसी चीज को मेजर कर रहे हैं। मान लो आपसे बोला गया, टीचर ने बोला कि आपको 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन दोस्तों पहले ही प्री डिफाइंड वे में स्केल पर होती है। उसके कंपैरिजन में फिर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यूनिट को यदि आपको मेजर करना है तो पहले एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो यूनिट की जो दोस्तों परिभाषा है वो सिंपल सी परिभाषा है कि मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट यूजिंग द कंपैरिजन, ठीक है, सिंपल सा है। दैट इज मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी using comparison या comparing
with some basic and internationally adopted, internationally accepted reference is called यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों यूनिट की जो परिभाषा है वो सिंपल सी, मतलब इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास यदि आप किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी जो मेजर करने की जो इकाई है, यूनिट है, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी, मान लो मैं इंडिया में हूँ तो मैं किसी भी चीज को किस तरह से मेजर कर रहा हूँ, कुछ लोग यूएसए में हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग ओरिजिन के हैं, तो वो किसी भी चीज को किसी और तरीके से मेजर करेंगे, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस है जहां से वो चीजें मेजर कर रहे हैं वो कुछ और होगा, हमारा स्टैंडर्ड तरीका कुछ और है मेजर करने का। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चीजें नहीं चलने वाली, फिजिक्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और उसी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होना चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो जो रेफरेंस है जहां से आप चीजें मेजर कर रहे हैं, जिसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं, वो क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, जिसको दोस्तों हम एक तरह से कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। लाइक यदि मान लो एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, वो 1 किलो का जो वेट यूज करता है, तो क्या गारंटी है कि वो 1 किलो का है, तो उसके लिए हमें उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट कैसे करेंगे दोस्तों, जो इंटरनेशनली 1 किलो का मेजरमेंट है उसको उसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे कंपेयर करके देखेंगे, और ये देखेंगे कि क्या जो एक्चुअली में इंटरनेशनली 1 किलो का जो जितना मास होता है, जितना वेट होता है, क्या वो सब्जी वाले का जो वेट है वो दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड रेफरेंस है उसके उस रेफरेंस को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अभी तक समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों बात होती है कि जो यूनिट्स होती हैं, 2 तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड एज, एक तो होती है दोस्तों फंडामेंटल यूनिट, एक तो दोस्तों होती है फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड है दोस्तों यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट, सेकंड है दोस्तों डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट दोस्तों क्या होती है कि यदि मान लो मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मैं लेंथ को मीटर में मेजर कर सकता हूँ। यदि मुझे दोस्तों एरिया निकालना है, तो मुझे पता है दोस्तों कि यदि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर जो सरफेस है या एरिया है, तो ये L है, ये B है। ठीक है, तो इसका एरिया दोस्तों L इंटू B, और आपने पढ़ा होगा ये मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या आप मुझे बताइए कि मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, नहीं होता, डेफिनेटली होता है। तो ये एक तरह से जो मीटर स्क्वायर है दोस्तों, ये डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट से क्या हुई है, डिराइव हुई है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जो कि किसी भी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। दोज यूनिट्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। मतलब जिसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है, वो बहुत जरूरी है, वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और वो यूनिट दोस्तों जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं, वो दोस्तों हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हो सकती है। ठीक है, या उनको डिराइव्ड यूनिट भी बोलते हैं। इतनी बात उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि किसी भी और दूसरी क्वांटिटी पर या यूनिट पर डिपेंड नहीं करती है, वो होलिस्टिकली उनकी खुद की आइडेंटिटी है। जैसे मुझे लेंथ नापनी है तो मैं मीटर का स्केल का यूज करूंगा, यदि दोस्तों मुझे वजन नापना है तो मैं किलोग्राम का यूज करूंगा, यदि दोस्तों मुझे समय नापना है तो मैं घड़ी में सेकंड का यूज करूंगा, सेकंड से सेकंड मिलकर दोस्तों फिर मिनट बनता है। तो मिनट दोस्तों फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट दोस्तों जो है वो सेकंड है। अब कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर मीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर होती है, डेसीमीटर होती है, तो वो दोस्तों आपकी बात ठीक है, ये यूनिट होती है, बट जो फंडामेंटली एक्सेप्टेड
यूनिट्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, हम उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और वो जो दोस्तों यूनिट्स हैं वो मीटर में हमने नापी है, सेकंड में हमने समय को नापा है, किलोग्राम हम वजन को नापते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि वो सारी की सारी यूनिट्स जो कि किसी और दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और बेसिकली वो 7 यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं उनको आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। पहले उनकी डेफिनेशन छोटी सी, उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स, और इनको दोस्तों बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, इनको दोस्तों बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जैसा कि मैंने बताया वो सारी की सारी यूनिट्स जो कि किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, उनकी खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। दोज यूनिट्स which are not depend upon other units or measurement are called fundamental units। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है कि वो सारी की सारी यूनिट्स जो कि डिपेंड नहीं करती हैं मेजरमेंट के लिए किसी और यूनिट पर, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल दोस्तों जो यूनिट्स हैं वो 7 यूनिट है, 7 यूनिट्स आर देयर विच आर डिफाइंड एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब हम उनको बारी बारी से पढ़ते हैं और उसको बताता हूँ कि उनका मतलब रेफरेंस, उनका जो रेफरेंस है वो भी ठीक है, लेकिन जो उनका एक तरह से बोलते हैं ना सिंबल क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ मैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप उसका नेम लिख लीजिए, नेम ऑफ यूनिट, उसके बाद इसका लेट सिंबल, और नेम ऑफ यूनिट हो गया दोस्तों, या नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप लिख लीजिए यहाँ पर, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा आप दोस्तों यहाँ पर इसका नेम ऑफ यूनिट लिख लीजिए। तीसरा दोस्तों सिंबल, ठीक है। तो पहली दोस्तों जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है दोस्तों लेंथ, ठीक है। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं दोस्तों मीटर में, तो नेम ऑफ यूनिट है दोस्तों मीटर, और सिंबल है दोस्तों सिंपल m, ठीक है। दूसरा है दोस्तों लेंथ के बाद आता है हमारा मास, ठीक है। मास को दोस्तों हम बात करते हैं किलोग्राम में, और दोस्तों इसको हम लिखते हैं kg, दोस्तों इसको लिखते हैं kg। थर्ड है दोस्तों टाइम को दोस्तों हम लिखते हैं सेकंड में, और इसको सिंबल है हमारा स्मॉल s, ठीक है, सिंबल है हमारा स्मॉल s। फोर्थ है दोस्तों टाइम के बाद दोस्तों आता है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, या फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं केल्विन में, और इसको हम K से मेजर करते हैं। ये स्टैंडर्ड है। टेम्परेचर आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट में भी होता है, डिग्री सेल्सियस में भी होता है, बट जो फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत हम उसको केल्विन को स्टैंडर्ड तरीका मानते हैं, ठीक है। और दूसरा उसके बाद आता है फिर करंट, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं करंट, उसको दोस्तों हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, और इसका सिंबल कैपिटल A है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है,
जो जैसे मास तो दोस्तों बड़ी यूनिट है, जैसे हमारे पास हमारी बॉडी का मास है वो बहुत बड़ा यूनिट है, बट जो छोटे छोटे केमिकल जो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, छोटे छोटे मासेस होते हैं जिनसे हमारा जो मैटर है मिलके बना होता है, उनको दोस्तों हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। और दोस्तों इसको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है, और इसको हम MOL लिखते हैं। एंड लास्ट दोस्तों जो हमारी 7th यूनिट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों जो 7th यूनिट है वो हमारी है दोस्तों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब दोस्तों लुमिनस इंटेंसिटी क्या बला है? लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, लाइट जो हमारे पास आती है, लाइक बल्ब से आ रही है, ट्यूबलाइट से आ रही है, CFL से आ रही है और सन से आ रही है, वो उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसको भी तो हमें मेजर करना है। वो हमारे पास ना तो करंट में है ना टाइम में है, और अभी तक किसी भी यूनिट में कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो दोस्तों लुमिनस इंटेंसिटी जो रहती है वो बेसिकली हमको मेजर करते हैं इसमें कैंडेला में, और इसको हम CD लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ आप नोट्स भी बना सकते हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई दोस्तों। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा भी 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि इनके अपार्ट में वो बेसिक यूनिट के अंतर्गत ही आती हैं, उनको हम बोलते हैं जो एंगल मेजर करने वाली यूनिट है, ठीक है। अब एक तरह से हम बात करेंगे apart from fundamental units, there are two more units which are treated as base unit, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों प्लेन एंगल और दोस्तों दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो दोस्तों फंडामेंटल जो यूनिट्स आते हैं उसके अलावा 2 ऐसी यूनिट हैं जो कि एंगल मेजरमेंट के काम में आती हैं। तो पहला दोस्तों प्लेन एंगल, दूसरा दोस्तों सॉलिड एंगल। अब मैं आपको प्लेन एंगल समझाता हूँ, उसके बाद आपको सॉलिड एंगल समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल को हम लोग d थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। तो मान लो यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इस सर्कल के सेंटर से ये जो दोस्तों आपका जो हमारे पास ये एक तरह से लाइक ये सरकमफेरेंस बोल सकते हैं। तो सरकमफेरेंस पे मैंने एक आर्क ले लिया ds लेंथ का, ठीक है। सरकमफेरेंस पे मैंने एक आर्क कंसीडर करा ds लेंथ का। तो दोस्तों ये जो इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, इस आर्क ने कितना एंगल सेंटर पे सबटेंड किया, सर्कल के सेंटर पे सबटेंड किया, उसी को मैं प्लेन एंगल बोलता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल क्रिएट हुआ है इसको हम d थीटा बोलेंगे। और दोस्तों यदि मान लो मैं ये ले लेता हूँ कि इसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। यदि सर्कल का रेडियस r है तो ये कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ds टू द रेडियस ऑफ लाइक सर्कल बोल सकते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास प्लेन एंगल मेजर कर रहे हैं वो सर्कल का ही होगा। यदि मान लो मैंने एक इंस्टेंटेनियसली कर्व बना दी इस तरह से, ठीक है, तो इस कर्व के भी एक ना एक सेंटर होगा। तो इस सेंटर पे दोस्तों कितना एंगल मेजर हुआ, और ये हमारा मान लो ds है और ये हमारी r है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो d थीटा डिफाइन करते हैं वो ds अपॉन r होती है, ठीक है। बाय द डेफिनेशन जो हमारा प्लेन एंगल होता है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन जो रेडियस होता है उसको, जो रेशियो होता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों इसकी यूनिट है, वो है रेडियन, जिसको RAD से डिफाइन करते हैं, रेडियन। और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, वो हम बाद में भी मैं बताऊंगा
कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि इसको दोस्तों जो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है, और प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, वो एंगल जो कि एक आर्क बनाता है सेंटर पर, किसी भी कर्व के सेंटर पर, और उसका जो रेडियस है कर्व का, मतलब जहाँ से सेंटर की दूरी है और लेंथ ऑफ आर्क की दूरी है, उसको यदि मैं आर से डिफाइन करता हूँ तो उनके जो बीच में एंगल बनता है दोस्तों, उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं दोस्तों आगे सॉलिड एंगल की। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सॉलिड एंगल। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को दोस्तों हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, डी ओमेगा से। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 2 डायमेंशनल वे में सर्कल के बारे में बताया था कि प्लेन एंगल अधिकतर हम सर्कल में मेजर करेंगे या 2D में मेजर करेंगे। बट यदि मान लो चीजें हमारे पास 3D में, एक बॉल है मेरे पास, फुटबॉल है, ठीक है, तो उस फुटबॉल का जो सरफेस होता है दोस्तों, यदि मान लो एक मेरे पास फुटबॉल है, और जो फुटबॉल का दोस्तों जो सरफेस होता है वो क्या करेगा, एक एरिया क्रिएट करेगा। मतलब क्या है, यदि मान लो एक सेंटर है फुटबॉल का या किसी भी एक 3D बॉडी का, ठीक है, तो 3D बॉडी का एक इस तरह से, और यहाँ पर दोस्तों लाइक, ठीक है, ये एरिया एक तरह से सरफेस एरिया है जो कि मैंने उस बॉडी के ऊपर लिया है। ठीक है, आप इमेजिन करिए थोड़ा सा कि एक बॉल है फुटबॉल बड़ी सी, या बास्केटबॉल ले सकते हैं, उसका जो सेंटर है वहां से आप एक एरिया को मार्क कर लीजिए सरफेस पर, तो आप उसको ज्वाइन करके देखिए। आपने वो देखिए कोन देखी, आइसक्रीम जो कोन होती है, तो कोन आपने देखी होगी दोस्तों, तो इस तरह से कोन होती है, ठीक है, इस तरह से कोन होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या बनाएगा, ये एक एरिया क्रिएट करता है, ये एक एरिया क्रिएट करता है। और ये जो दोस्तों मेजरमेंट होता है, ये जो एंगल है, यदि मान लो मैं इसको इस तरह से मेजरमेंट करता हूँ, तो ये जो बीच में एंगल बनता है इसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की यदि मैं बात करूंगा दोस्तों इस वाले इसमें, तो ये मेरा दोस्तों जो एंगल क्रिएट करेगा, कोई भी सरफेस एरिया किसी भी सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करेगा 3 डायमेंशनल वे में, उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, यदि मान लो तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोन की, तो कोन का एक तरह से सरफेस एरिया तो है, और यहाँ पर उसके सेंटर पर कितना एंगल 3 डायमेंशनल वे में क्रिएट हुआ, उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा डी है, ये हमारा एरिया है, और इसका जो दोस्तों रेडियस है आर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ एरिया एट द सरफेस of the 3D body, of the 3-dimensional body to the square of radius। ठीक है, ये दोस्तों हमारा इट इज डी ओमेगा होता है, ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये दोस्तों डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल वे में कोई हमारे पास एंगल का चांस नहीं है। 2 डायमेंशनल वे में यदि एंगल बनेगा तो हमने उसको प्लेन एंगल से कवर कर लिया, और यदि मान लो दोस्तों 3 डायमेंशनल वे में अगर हमारा कोई एंगल बनता है तो उसको दोस्तों हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम सॉलिड एंगल के उसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसकी यूनिट होती है इसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं, स्टेरेडियन, और एस आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक दोस्तों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, और जो 2 बेसिक यूनिट थी जिसमें हम एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं, वो आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे ऐप पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपका जो चैट बॉक्स रहेगा उसमें भी आपको ये फैसिलिटी रहेगी कि आप अपने डाउट वहाँ पर रेज कर सकते हैं, और इवन यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो आपके डाउट हैं उनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो डिराइव्ड यूनिट्स दोस्तों सिंपल है, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है कि वो सारी की सारी यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होती है, वो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होती है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, आपके जहन में कुछ भी आ रहा होगा उन 7 यूनिट्स को छोड़ के, वो सब डिराइव्ड यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स,
एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी उन सातों क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब डिराइव्ड यूनिट्स है। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, बहुत बड़ी संख्या है डिराइव्ड यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स की जो संख्या है वो बहुत लिमिटेड है, 7 तो वो रही प्लस 2 हमारे पास एंगल के रहे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम एक और अराइज होती है कि यदि मैं इंडियन साइंटिस्ट हूँ तो मेरा नापने का, मेरा मेजरमेंट लेने का तरीका कुछ और होगा। कोई बंदा फिजिक्स में, मान लो फिजिक्स में स्टडी कर रहा है, वहाँ पे ब्रिटिश में कर रहा है, कोई यूएसए में कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मेजर करेगा। और वहाँ पर मान लो मैं लेंथ को मीटर को एक स्टैंडर्ड मान रहा हूँ, वो हो सकता है दूसरा बंदा उसको सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड मानने लगे, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। तो इसी डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करने के लिए दोस्तों वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम अडॉप्ट हुआ है जिसको हम एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनली डी यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसआई यूनिट्स जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई यूनिट्स भी, ठीक है, जिसको हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं एसआई यूनिट्स और क्या होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो मैं आपको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या बात थी कि जो साइंटिस्ट होते थे, जो अर्लियर जो लोग साइंटिस्ट होते थे, वो क्या करते थे अपने देश में रह के, और वहाँ पर जो फिजिकल यूनिट्स, जो मेजरमेंट है, जो उनका प्रचलन में है, उसी को लेके किसी भी स्टडी को अंजाम देते थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था कि जब वो इंटरनेशनली मान लो वो उसको पब्लिश करना चाहते हैं किसी जर्नल में, तो फिर उसको कन्वर्जन करने में बड़ा दिक्कत आती थी। मान लो मैंने कोई स्टडी सेंटीमीटर में लेके करी है, बट जो मेरा दोस्त है वो यूएसए में रहता है, वो क्या करता है, वो मीटर को स्टैंडर्ड मानता है। तो अब सेंटीमीटर से मीटर में स्टैंडर्ड करने में, उसको कन्वर्ट करने में तो थोड़ा सा टाइम लगता था, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते थे वो भी वेरी करते थे। तो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का डेवलप हुआ है या अडॉप्ट हुआ है, उसी को हम दोस्तों एसआई यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, अर्लियर साइंटिस्ट वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग देश के थे, तो अलग अलग मेजरमेंट यूज कर रहे थे। जो 3 पॉपुलर मेजरमेंट जो की जो सिस्टम है, ठीक है, वो कौन कौन से थे, 3 पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वर। ठीक है, पहला दोस्तों एक सीजीएस सिस्टम था, सीजीएस, दूसरा दोस्तों एफपीएस सिस्टम, और तीसरा दोस्तों एमकेएस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, तो ये दोस्तों एक 3 मतलब प्रचलित सिस्टम थे अक्रॉस द ग्लोब। तो क्या क्या था इनमें, क्या डिफरेंस था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सीजीएस का जैसा नाम होता है, तो जो बेसिक देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ये हमारी जनरल लाइफ से इतनी ज़्यादा कोरिलेट नहीं करती है जितनी हमारी लेंथ मेजर करती है। क्योंकि हम कहीं भी आते जाते हैं, लेंथ की बात करते हैं, हमारी घड़ी में समय कितना हुआ है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और तो हमारे बॉडी का वेट या आसपास का हमें वेट नापने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो 3 जो हमारे पास फिजिकल मतलब फंडामेंटल यूनिट्स में भी 3 जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी में सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में, और वजन को दोस्तों हम ग्राम में नापते हैं, और टाइम को दोस्तों हम सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम क्या है, लेंथ को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। अब दोस्तों एफपीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस ज्यादातर हम ब्रिटिश में यूज करते हैं, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं एफपीएस को। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेंथ मेजर करेंगे वो फुट में मेजर करेंगे, और जो वजन नापेंगे वो पाउंड में नापेंगे, और दोस्तों जो हमारा टाइम है उसको हम सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक तीसरा है एमकेएस सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर जो एमकेएस में क्या है, जो लेंथ मेजर करेंगे वो मीटर में मेजर करेंगे, और जो वजन नापेंगे वो
किलोग्राम में नापेंगे, और दोस्तों जो समय नापेंगे वो सेकंड में। तो दोस्तों समय का जो स्टैंडर्ड था वो हमेशा से ही कॉमन रहा है सेकंड, बट जो लेंथ में और वजन में हमेशा डिस्क्रिपेंसी आई है। तो एमकेएस सिस्टम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंटली जो है वो ऐसा ही यूनिट सिस्टम है, बट यहाँ पे भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वांटिटीज में कुछ डिफर करती हैं, तो इसीलिए इसको एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एफपीएस सिस्टम में फुट, पाउंड हमारा सेकंड, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास 3 सिस्टम थे। अब इन तीनों सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एक नया सिस्टम आता है जिसको हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम या इंटरनेशनली अडॉप्टेड सिस्टम या फिर इसको एसआई यूनिट्स ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट which gives a regularity to all the scientists for measuring the physical quantities to using same standard यूनिट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनली सिस्टम यूनिट ने क्या किया दोस्तों कि साइंटिस्ट को एक आज़ादी दे दी, एक रेगुलरिटी उनके ऊपर मेंटेन कर दी कि यदि आप कोई भी स्टडी करना चाहते हैं तो करिए, वेल एंड गुड है, बट जो उसमें आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे वो हमारी जो स्टैंडर्ड जो हम डिफाइन कर रहे हैं उन्हीं सिस्टम को यूज करेंगे। तो जिससे कि क्या होगा, अक्रॉस द जो ग्लोब होगा, अक्रॉस द वर्ल्ड होगा, जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आप जो सिस्टम यूज करेंगे वो इंटरनेशनली अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होगा, और जो बंदा उसको क्लेम करना चाहेगा या उसको री स्टडी करना चाहेगा वो भी डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं उसी को यूज करके वो भी आपके रिजल्ट को क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, या उसके ऊपर कुछ भी क्लेम करना चाहे तो वो बाद में कर सकता है। ठीक है, तो इतनी बात दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, वो दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो जो मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी अभी आपको, 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिकली वो सारी की सारी एक तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, लेंथ, उसके बाद किलोग्राम जो हमारा मास है, उसके बाद हमारा जो टाइम है, फिर टेम्परेचर है, फिर करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, वो सारी की सारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। लाइक यदि मैं लेंथ की बात करूंगा तो मीटर हो गया, फिर किलोग्राम हो गया, फिर सेकंड हो गया, और फिर दोस्तों टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करेंगे, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दोस्तों हम मेजर करेंगे कैंडेला में, और दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम मेजर करेंगे एम्पियर में। ठीक है, तो वो मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है, और दो जो एंगल मेजर यूनिट करने की, जो एंगल मेजरमेंट करने की जो यूनिट्स है, दैट इज प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वो भी हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है वो सिस्टम्स है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और काफ़ी बेसिक जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई सवाल रह गया है या कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए ऑनलाइन तरीके से, एंड अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।